ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। मेरा नाम शशांक कुमार है और मैं बिहार के नवादा ज़िले का रहने वाला हूँ। नीट 2023 में मेरा ऑल इंडिया रैंक 14 आया है और मैंने 715 आउट ऑफ 720 मार्क्स स्कोर किए हैं। मैं अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के कुछ टिप्स आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपसे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा और मैं बायोलॉजी से शुरू करूँगा। तो बायोलॉजी में आपका जो NCERT बुक होता है वही आपका स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है। आपको उसी को सोल बेसिस ऑफ प्रिपरेशन मान के अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। उसकी हर लाइन को आप कोशिश कीजिए कि अच्छे से आप रिकॉल कर पाएँ। आप कोशिश कीजिए कि इवन एग्ज़ाम हॉल में जब आंखें बंद करें तो आप उसके एग्जैक्ट पेज को देख पाएँ, लाइन बाय लाइन तक रिकॉल कर पाएँ और कोशिश कीजिए कि वर्ड बाय वर्ड तक भी रिकॉल कर पाएँ ताकि नीट एग्ज़ाम में बायोलॉजी में आपका 100% स्कोर रहे। फिर मैं केमिस्ट्री पे आऊँगा। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, ये 3 पार्ट्स होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एकदम बायोलॉजी जैसा ही है। आपको NCERT को बार बार पढ़ना होगा। एक बार पढ़ के या 2 बार या 3 बार पढ़ के वो कंप्लीट नहीं होता है। बायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको NCERT को बार बार पढ़ना होगा। फिर भी बोल रहा हूँ, बार बार आपको पढ़ना होगा। वो जितना ही बार आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कि उतना ही बार और पढ़ना चाहिए। उसमें एक ही लाइन में बहुत सारी बातें लिखी रहती हैं और उसको बार बार रिवाइज करेंगे तभी आपका 100% स्कोर फाइनल एग्जाम में इंश्योर होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँगा। फिजिकल केमिस्ट्री में जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं जैसे सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर, इन सब टॉपिक्स को भी आपको एकदम बायोलॉजी जैसे ही प्रिपेयर करना है। उनकी NCERT मेनली थ्योरेटिकल ही है तो आपको उनको भी बार बार ही पढ़ना है। बार बार कोशिश कीजिए कि आप NCERT को उन चैप्टर्स के लिए पढ़ें जो थ्योरेटिकल है, क्योंकि क्वेश्चंस मैक्सिमम वहीं से आने वाले हैं और आपका प्रिपरेशन भी अच्छे से पॉलिश हो जाएगा अगर आप NCERT को अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में एक खास पोजीशन देंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है उसका केवल एक ही कॉन्सेप्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। कभी भी आप अपने थ्योरी को वहाँ पे लिमिट कर सकते हैं लेकिन क्वेश्चंस को कभी लिमिट ना करें। जितना आप क्वेश्चंस करेंगे वो सब्जेक्ट आपका उतना ही अच्छा बनते जाएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप टाइमर लगा के करें ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल का एनवायरनमेंट अपने रूम में ही मिल जाए। फिर मैं फिजिक्स की बात करूँगा। फिजिक्स की स्ट्रेटेजी एकदम फिजिकल केमिस्ट्री जैसा ही है। आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ही अच्छा होते जाता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और टाइमर लगा के करना है ताकि एग्ज़ाम हॉल का सिचुएशन आप अपने जहाँ पे भी आप टेस्ट देते हैं वहीं पे आप फेस कर लें और एग्ज़ाम हॉल में आपको बिल्कुल भी नर्वसनेस ना हो। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में NCERT रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन बायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की NCERT अच्छे से करके अगर आपको समय मिलता है तो आप उनके NCERT का भी फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में ओवरव्यू ले सकते हैं। फिर एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम 7 मई से पहले 2-3 महीने पहले तो मेरा यही स्ट्रेटेजी था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे रहा था ताकि मेरा कोई भी अगर वीक पोर्शन हो या कोई ऐसा टॉपिक हो जो मैं भूल रहा हूँ तो मॉक टेस्ट देने से मुझे पता चल जाए कि एग्जैक्टली ये टॉपिक में मैं ये सब चीज़ें भूल रहा हूँ और मैं उसी के हिसाब से अपने रिवीजन स्ट्रेटेजी को प्लान करता था। ऐसे करके 2-3 महीने में ही मॉक टेस्ट को फॉलो करते हुए मेरा पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो गया था। एग्ज़ाम के 1 सप्ताह पहले या 1 दिन पहले मेनली आपको अपने को मेंटली कूल रखना है, मेंटली स्टेबल रखना है। आप उस 1 सप्ताह पहले आप क्या कर रहे होंगे या 1 दिन पहले क्या कर रहे होंगे वो आपकी पूरे 1 साल की स्ट्रेटेजी पे, आपकी पूरे 1 साल की मेहनत पे डिपेंड करता है। आप अभी से सोच लीजिए कि आप नीट एग्ज़ाम से 1 महीने पहले या 1 सप्ताह पहले क्या कर रहे होंगे और उसी के हिसाब से अपने स्ट्रेटेजी को भी प्लान कीजिए। मैं बात करूँ एग्ज़ाम हॉल की स्ट्रेटेजी की तो एग्ज़ाम हॉल में हर किसी का अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकता है।
वो आप अगर 3-4 मॉक टेस्ट में एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी है। रही बात मेरी, तो नीट एग्ज़ाम में टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से 180 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। हर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी 2 पार्ट, बॉटनी और जूलॉजी। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं। हर सब्जेक्ट सेक्शन ए 35 क्वेश्चंस कंपलसरी एंड सेक्शन बी 15 क्वेश्चंस, एनी 10 टू बी अटेम्प्टेड। 2 सेक्शन में डिवाइडेड रहता है। तो पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी जो मैं फॉलो किया करता था और जो मुझे लगा मेरे लिए बेनिफिशियल है, मैं पहले केमिस्ट्री से शुरू किया करता था। केमिस्ट्री में मुझे 45 टू 50 मिनट लगते थे और फिर मैं बायोलॉजी पे आया करता था। बायोलॉजी में भी मुझे 40 टू 45 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 50-55 मिनट लग जाया करता था अगर पेपर लेंदी हुआ तो। और फिर मैं फिज़िक्स पे आता था। फिज़िक्स में मुझे 60 मिनट, कभी कभी पेपर लेंदी हुआ तो 70 मिनट लग जाया करता था। ऐसे मैं कोशिश किया करता था कि मैं पेपर से 30-40 मिनट पहले ख़त्म होने से 30-40 मिनट पहले मेरा पेपर अपनी ओर से ख़त्म हो जाए। बाकी बचे टाइम मैं डाउटफुल क्वेश्चंस के लिए दिया करता था। और अगर कोई एग्ज़ाम हॉल में अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो गया तो भी हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें, और वो 10-15 मिनट अगर हमारा एग्ज़ाम हॉल में किसी कारण वेस्ट हो गया, जैसे इन्विजिलेटर के कारण ज़्यादा हमें समय लग गया साइन या फॉर्मेलिटी करवाने के लिए, या अगर आपका एग्ज़ाम हॉल में कोई और ऐसा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो गया, उसका आपके परफॉर्मेंस पे अफेक्ट ना हो, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि 30-40 मिनट पहले आप पेपर को पूरा अच्छे से ख़त्म कर दें। यदि बात मैं करूं टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम मैनेजमेंट में आप जहां भी क्लास करते हो, चाहे वो कोचिंग हो या स्कूल हो, उसके साथ अगर आप 6 घंटे का अपना सेल्फ स्टडी रखेंगे तो वो बहुत अच्छे से आपका कोर्स ईयर लॉन्ग अच्छे से कंप्लीट होते रहेगा। आपका कभी भी बैकलॉग नहीं होगा, और होगा भी तो आप उसे अपने डेली रूटीन में एडिक्वेट टाइम देके समय के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। 6 घंटे की सेल्फ स्टडी मेरे लिए सफिशिएंट था। मैं उसमें अच्छे से रिवाइज भी कर लेता था, रोज़ एनसीईआरटी भी पढ़ लेता था, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया करता था और होमवर्क भी कर लिया करता था। बाकी आपका जो समय है वो कहीं अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में किल ना हो, इसलिए आप हमेशा इंश्योर करें कि सोशल मीडिया से आप दूर रहें। मैं अपनी बात करूं तो मैंने मोबाइल में टाइमर लगा लिया था कि मैं 1 घंटे से ज़्यादा कभी मोबाइल का यूज़ नहीं करूंगा, और करूंगा भी तो वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए ही करूंगा। जैसे व्हाट्सएप पे टीचर से डाउट पूछ लिए, ऐसे कुछ, या शाम को मम्मी पापा से बात कर लिया। कभी भी आप सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, इन सब पे समय ना दें। मैंने खुद को इन सब से कट कर लिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट लाइफ के लिए डिज़ाइन नहीं है, और इनसे स्टूडेंट्स का ये सबसे ज़्यादा बड़े डिस्ट्रैक्टर्स भी हैं। तो इन पे समय किल ना करें और अपना टाइम को वाइजली यूज़ करें। रही बात मेरी ओर से, हर बच्चे को यही सलाह रहेगी कि किसी भी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में आपकी एनसीईआरटी बुक ही स्टैंडर्ड रेफरेंस मानी जाती है। मैक्सिमम क्वेश्चंस भी वहीं से आते हैं, और अगर आपने उसे अच्छे से कवर किया है तो बहुत चांस बढ़ जाता है कि आप नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में औरों से बहुत अच्छा परफॉर्म करें। तो आपको हमेशा एनसीईआरटी बुक को प्राइम सोर्स ऑफ प्रिपरेशन बनाना है, और आप कोशिश कीजिए कि आप पीरियोडिक मॉक टेस्ट देते रहें और उन्हें सीरियसली दें। मैं तो उन्हें नीट एग्ज़ाम जैसा ही समझ के देता था, तो इससे आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल तक होते जाएगा। अंत में मैं यही बोलूँगा कि हर किसी, कोई भी सक्सेस का कोई भी एक सिंगल मंत्र या स्ट्रेटेजी नहीं है। हर किसी का अलग अलग वे हो सकता है, लेकिन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है कि हमारा खुद पे आत्मविश्वास हो। तो मैं इसी के साथ आपको बेस्ट ऑफ लक विश करूँगा।